तो आइए, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी हमारा होता क्या है, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रोबेबिलिटी में किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड देन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड देन लास्ट टॉपिक इसी में हम लोग पढ़ेंगे बेस थ्योरम। मतलब कि हमारे पास टोटल 4 थ्योरम यहाँ पे पढ़ना है। चारों थ्योरम के फॉर्मूला के साथ साथ एग्जांपल्स भी हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से उस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एंड देन हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में ही हम लोग के पास जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिगार्डिंग, वो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ टॉपिक हमारा छूट गया था लास्ट क्लास, जो बेसिक पार्ट में से ही था, वो था ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम नोट बोल के यहाँ पे पॉइंट लिख दिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है, देन बोल रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ए के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, वो यूज करेंगे ये। ठीक है, और ऑड्स अगेंस्ट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ये। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन बोला कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी ले लीजिए, कोई भी इवेंट ए इज दिया हुआ है 3/5। ठीक, बोल रहा है फाइंड odds in favor and odds against। ठीक है, against the event, ये निकालना है। कैसे करके हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला चीज तो हमारे पास क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मूव करेंगे। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले किस तरह से इसके ऊपर मूव करेंगे या किस तरह से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक लाइन में ही सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी बहुत इजी और बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इजी पार्ट हो जाएगा ये आपका। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है इज इक्वल्स टू 3/5। इट मींस अगर इसको कंपेयर करें तो m/n दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऑड्स अगेंस्ट निकाल लेते। चलिए, ऑड्स अगेंस्ट के लिए देखिए रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारे पास, n minus m is to m, यानी कि n 5 दिया हुआ है, m 3 दिया हुआ है, यानी 5 minus 3 यानी 2/3। ये हो गया आंसर पहला। ऑड्स इन फेवर जब निकालेंगे, ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला बस उल्टा करके लिखना है। ठीक है, यानी कि 3:5 minus 3 यानी कि 3/2 इज द फाइनल आंसर। तो ये हुआ हमारे पास ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट कब निकालने के लिए, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन हो। मतलब कि प्रोबेबिलिटी दे दिया और ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट पूछ रहा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब ये मेथड अप्लाई करेंगे। पर अगर मान लीजिए कि एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारे पास रेशियो दे दिया, मतलब कि रेशियो दे दिया और बोला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो इसी प्रोसेस को आप लोग रिवर्स कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास m/n का रेशियो दे दिया 2:3। ठीक है, चलिए 2:3 दे दीजिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट वाले के लिए बोला प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑड्स इन फेवर के लिए और ऑड्स अगेंस्ट के लिए। सबसे पहले ऑड्स इन फेवर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, ऑड्स इन फेवर के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है m/m+n, यानी कि m is 2। ठीक है, पहला ये m होता है और दूसरा ये n होता है। m is 2, n is 3 दिया हुआ है, यानी 2/2 + 3 यानी कि 2/5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, और फिर अगर ऑड्स अगेंस्ट बोला है तो P of A is equals to n/m+n, यानी कि 3/2 + 3 is equals to
3/5। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास जब रेशियो दे दिया, रेशियो देने के बाद ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट बोला, तो हम लोग इस मेथड का अप्लाई करेंगे। और जैसे हमारे पास रेशियो नहीं दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी देने के बाद हम लोग ये पैटर्न अप्लाई करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट के लिए। तो ये हमारे पास हुआ ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसी में हम लोग जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, वो है एडिशन थ्योरम। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एडिशन थ्योरम के ऊपर। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो डिस्कस करते हैं एडिशन थ्योरम के ऊपर। देखिए एडिशन थ्योरम जो है हमारे पास, वो प्रोबेबिलिटी का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि यहीं से प्रोबेबिलिटी हमारा स्टार्ट होता है सेट्स के फॉर्म में। इट मींस सेट थ्योरी से रिलेट होता है यहीं से प्रोबेबिलिटी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए देखिए बेसिकली जो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह से है। P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये एडिशन थ्योरम का सबसे मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग को रिलेट करना है, इसी फॉर्मूला से हम लोग को समझना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा, वेयर A यूनियन B, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A और B। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि यूनियन निकालना है, तो आप देखिएगा कि लास्ट लाइन में और मेंशन किया है कि एंड मेंशन किया है। ठीक है, और A इंटरसेक्शन B, इसे हम लोग पढ़ते हैं A एंड B से भी डिनोट किया जाता है, A और B। ठीक है, ये जो है हमारे पास A और B, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब होता है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, A और B दोनों को लेके टोटल। और इसका मतलब हमारे पास होता है दोनों में कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। ठीक, एग्जांपल के तौर पे इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दिए हैं कि इफ अ डाइस is rolled once, what is the probability of getting even number or a number लेस देन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह का सिचुएशन हम क्रिएट कर दिए, एक तो इवन नंबर और दूसरा नंबर लेस देन 4। हम लोग करेंगे कैसे सॉल्यूशन, देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। लिखेंगे लेट द इवन नंबर बी A एंड अ नंबर लेस देन 4 B। ठीक है, मान लीजिए यानी कि हमारे पास इवन नंबर को लिए हैं A और लेस देन 4 को भी लिए हैं, यानी कि एक डाइस को रोल करते तो टोटल आउटकम्स कितना आता है, टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू आएगा 6, जिसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया। अब हमारे पास A के लिए इवेंट क्या है, देखिए बोला है कि इवन नंबर, यानी कि 2 4 और 6 इज इवन नंबर है हमारे पास, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास मिल गया 3/6। ठीक है, ये मिल गया। B के लिए हमारे पास इवेंट क्या है, देखिए B के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, B के लिए हमारे पास बोला लेस देन 4, यानी कि 1 2 3, यानी कि B का भी प्रोबेबिलिटी मिल गया हमारे पास 3/6।
अब ध्यान से देखिए आप लोग, दोनों में क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, ए और बी दोनों में ही क्या हो रहा है, इक्वली 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि P ऑफ, या फिर बोले A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1/6। ये भी निकल गया। हमको क्वेश्चन में समझ में कैसे आएगा कि यूनियन निकालना, तो देखिए ध्यान से, और दिया हुआ क्वेश्चन में, what is the probability of getting even number or a number less than 4, और से हम लोग यूनियन निकालेंगे, यानी कि P of A यूनियन B इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B, यानी कि P of A गिवन है 3/6 प्लस 3/6 अगेन माइनस 1/6, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 5/6। कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 3/6 एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 1, यानी 5/6 आया हमारे पास आंसर। तो ये हुआ हमारे पास एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन, किस तरह से एडिशन थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली एडिशन थ्योरम पे बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाता है और ऐसा ही क्वेश्चंस रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम ऊपर के लेवल पे ले जाएं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे ले जाए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पहले मिटा देते हैं इसको, तो एक और क्वेश्चन एग्जांपल में समझाते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और अलग लेवल का क्वेश्चन ले जाए, जैसे बोला गया कि क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि 2 डाइस are thrown together, ठीक है, 2 dice are thrown together, what is the probability of getting sum as an even number or at least one number is even, ये दे दिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करके बनता है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए सभी क्वेश्चंस क्या है, हम लोग अपने तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ भी रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि स्टेप अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितना है, बताए थे कि अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स हो जाता है हमारे पास 6 × 6 यानी 36। सैंपल स्पेस नहीं ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे 2 कंडीशन फिर आया, सम एज एन इवन नंबर और एटलीस्ट वन नंबर इज इवन। ठीक है, देखिए सम एज एन इवन नंबर मतलब क्या हुआ, दोनों डाइस के ऑब्जर्वेशंस को जोड़ने से कितना में इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा में बोला है कि दोनों डाइस के नंबर में से कितने, ठीक है, कौन सा एक कम से कम इवन होना चाहिए, 2 भी हो सकता है। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे let A is equals to sum as an even और B is equals to मान लिया यहाँ पे हम लोग at least one be even। ठीक है, A के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए सम मतलब क्या होगा, 1, 1 जोड़ेंगे इवन आएगा, 1, 3, 1, 5। ठीक है, 2 वाले में भी 2, 2, 2, 4, 2, 6। आप इसके अलावा कोई और जोड़ के देखिए, नहीं आएगा, ऑड आ जाएगा। 2, 3 करिए 5 हो जाता है, 5 इज ऑड। फिर उसके बाद से 3, 1, 3, 3, फिर 3, 5, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 5, 1, 5, 3, 5, 5,
और फिर उसके बाद 6,2 6,4 6,6 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ गया 18/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास 18/36। इट मींस अगर हम लोग इसको लिखें तो हमारे पास हो जाएगा 1/2। ये ए के लिए प्रोबेबिलिटी हो गया। बी के लिए देखिए क्या क्या इवेंट बन रहा है। दोनों का दोनों मतलब कम से कम एक इवेंट होना चाहिए, दूसरा भी इवेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इवेंट में लिखें तो हमारे पास पहला आएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है। 2,6 ये तो सब हो गया। 1 वाले में देखिए 1,2 एक इवेंट है, 1,4 1,6। 3 वाले में भी 3,2 3,4 3,6। 4 वाले में भी सब होगा 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। 5 वाले में भी हमारे पास 5,2 5,4 5,6। 6 वाले में 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6 एट लास्ट, ठीक है। टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जा रहा हमारे पास 27/36, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। दोनों में हमारे पास कॉमन हो रहा है 2,2 2,4 2,6। फिर उसके बाद से 1 वाले में तो कुछ नहीं हो रहा, 3,2 3,6 इसमें हो गया। 4 वाले में हो जा रहा 4,2 4,4 4,6। 5 वाले में हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है। 6 वाले में हो जा रहा 6,2 फिर 6,4 और फिर 6,6। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आया 12/36। यानी कि एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला डाल दीजिए, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी कि P ऑफ A है हमारे पास 18/36 प्लस इसका वैल्यू 27/36 माइनस 12/36। इट मींस 18 12 निकाल देंगे, ठीक है। 12 में से 18 में से 12 निकाल देंगे 6 और यहाँ पे यानी कि 33/36 यानी आएगा हमारे पास 11/12। ये हो गया आंसर इसका। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए कितना इजी और कितना आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है और स्टेप फॉलो करने के साथ साथ आपको इसको लिखना है कि किस तरह से लिखा जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर एडिशन थ्योरम में ही हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है, मतलब यहाँ से 2 कंडीशन शुरू होते हैं। तो पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके ये सब मिटा देना। देखिए इतना आसान है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि आप लोग अगर समझ गए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पर अगर जहां नहीं समझे वहां पे आपको इसमें दिक्कत होगा, प्रॉब्लम्स होगा, काफी प्रॉब्लम्स होंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे आप लोग को, कि अगर आप लोग का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो। देखिए एडिशन थ्योरम जो है हमारे पास, यहां से हमारे पास 2 कंडीशन चालू होते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन जो है हमारे पास उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट।
ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो चलिए देखिए, शुरुआत से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है हमारे पास ये क्या होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास क्या होता है। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर एक ही काम को दो अलग अलग पर्सन मिलके करें, ठीक है, एक ही काम को दो अलग अलग पर्सन मिलके करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इट मींस जब भी किसी भी काम को दो अलग अलग पर्सन मिलके कर रहे हैं एक ही काम को, तो वहां पे कॉमन नहीं आएगा कुछ भी। कॉमन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो दोनों आपस में आप कंसल्ट कर लेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब नो कॉमन इन बोथ। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं आता है तो शुरुआत में बताया था कि इंटरसेक्शन को हम लोग कॉमन बोलते हैं, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि राम नाम का एक लड़का है और श्याम नाम का एक लड़का है, दोनों एक ही बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं दोनों मिलके। अब एक सिंपल सा बात है, जब दोनों एक बिल्डिंग को मिलके बना रहे हैं तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आएगा। क्या राम और श्याम दोनों एक ही जगह से सीमेंट लेने जाएंगे? ऑब्वियस बात है, दोनों अलग अलग जगह से थोड़ी जाएंगे सीमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तो, क्योंकि काम तो डिवाइड हो जाएगा, तुम वो काम कर लो हम ये काम कर ले रहे। ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट के, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। पर दोनों अगर इंडिपेंडेंट है, मान लो राम एक अपना अलग बिल्डिंग बना रहा है, श्याम अपना एक अलग बिल्डिंग बना रहा है, तो जब दोनों अलग अलग बिल्डिंग बना रहे हैं तो दोनों में सिमिलैरिटीज आ सकते हैं। कैसे सिमिलैरिटीज आएंगे बताइए? हो सकता है राम जहां से सीमेंट लाया वहीं से श्याम भी लाएगा, हो सकता है राम जिस तरह का डिजाइन बना रहा है श्याम भी उसी तरह का डिजाइन बनाए, हो सकता है बहुत सारे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास दोनों के बीच में। तो ये हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट के लिए, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में हमारे पास इन सभी बातों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है। यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? 0, पर यहां पे होगा दोनों में कॉमन, ठीक है। तो यानी कि यहां पे इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ठीक है ना। दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यानी इसका अलग प्रोबेबिलिटी A का और B का भी अलग प्रोबेबिलिटी। यानी कि जैसे ही ये दोनों का फॉर्मूला हम लोग लिखे तो हमारे पास P ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B, क्योंकि इंटरसेक्शन 0 हो गया। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया कि कैसे करके इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए बेसिकली जो इस पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे कि एक सेकेंड एक क्वेश्चन निकाल लेने दीजिए। ज्यादातर देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर इंटरव्यू, फिर उसके बाद से अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बनता है। इंटरव्यू का बनता है, प्लस साथ में रेस का बनता है, इस तरह का ही फिर एग्जाम्स का बनता है। तो वो उसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर दिए जाते हैं इस पे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हम, जैसे देखिए दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अशोक कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अशोक कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज गिवन है। कितना दिया हुआ? अशोक कैन सॉल्व द प्रॉब्लम 4/5,
4/5 and Amal can solve 8. Amal can solve 8 दिया हुआ इसका भी 2/3। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब्दुल भी दिया हुआ है, दो ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिर बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल सॉल्व। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the problems will solve, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है ना, प्रॉब्लम विल सॉल्व। तो हमारे पास ए यूनियन बी निकालना है। देखो, अगर हम अमल को ले लेते हैं बी और अशोक को ले लेते हैं ए, तो पी ऑफ ए दे दिया है 3 4/5 और पी ऑफ बी दे दिया हमारे पास 2/3। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, अब एक सिंपल सा बात है, अशोक ना ही अमल के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही अमल अशोक के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यानी दोनों इंडिपेंडेंट का काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अशोक और अमल दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगा P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है, यानी कि P ऑफ A दिया हुआ है 4/5 प्लस 2/3 माइनस 4/5 इंटू 2/3, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम चला जा रहा है 15, यानी कि 5 से 3 बार में जाएगा, यानी 12 प्लस 3 से 5 बार में जाएगा 10 माइनस 8। ठीक है, यानी कि 12 10 22 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14, यानी 14/15 14/15 इज द फाइनल आंसर। मतलब इतना चांसेस बनेगा दोनों एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी इसका हुआ प्रॉब्लम विल सॉल्व का 14/15। तो ये है इस तरह के क्वेश्चंस जैसे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि एक ए नाम का लड़का है जिसको जो कोई इंटरव्यू में गया उसको जॉब मिलने का चांसेस है 4/5। बी नाम का भी एक आदमी है, उसे भी जॉब मिलने का चांसेस है 2/3। तो अगर हम पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जॉब विल बी, ठीक है, ठीक, क्या जॉब का प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलने का चांसेस क्या है प्रोबेबिलिटी। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे P ऑफ A यूनियन B, दोनों का मतलब साथ में निकालना है। तो यानी कि साथ में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी का इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ये कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है अभी भी नहीं दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके 14/15 आया इसका आंसर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसी में कुछ फॉर्मूलाज भी है हमारे पास, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिर फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग का। देखिए यहीं से हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज बताया गया है जिसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ फॉर्मूलाज हमें याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास आता है एग्जाम में। सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला है वो है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बताए हैं 1 माइनस P ऑफ A। ठीक है, सेकंड नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास वो है P ऑफ A इज इक्वल्स टू M/N। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। तीसरा नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। चौथा नंबर जो फॉर्मूला आता है, अगर मान लीजिए P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B दे दिया, इस केस में A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B दे दिया तो हम लोग लिखेंगे P ऑफ, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं P ऑफ B माइनस A भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसी फॉर्मूला को ऐसे भी पढ़ा जाता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं P A माइनस B। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देखिए ये कुछ फॉर्मूला है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है, आप लोग देख लीजिएगा इसको एक बार। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों का ही इंटरसेक्शन दे दिया या दोनों का कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं P ऑफ A
यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों को क्वेश्चंस में काम आएगा। बिना इस फॉर्मूला के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग का नहीं बनने वाला है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में आगे के टॉपिक के ऊपर। इट मींस जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो साथ ही साथ हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करके दोनों पे एक ही बार में हम लोग सम देखेंगे। आप लोग इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो डिस्कस करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसे। देखिए, ये तो हो गया हमारे पास एडिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें हम आप लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को भी समझाए हैं। अब जो हम लोग को बात करना है वो है हमारे पास कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल थ्योरम क्या होता है? देखिए, कंडीशनल थ्योरम में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जब भी किसी भी चीज में से कोई भी, मान लीजिए जैसे कोई भी चीज है, उसमें से एक बार प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और फिर से उसी में से एक बार और प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। मतलब इसे हम लोग कंडीशनल बोलते हैं। तो यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें बस याद रखना है क्या चीज, देखिए, इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A by B और P ऑफ B by A से डिनोट किया जाता है इसे, ठीक है। डिनोट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। मतलब क्या होता है, P ऑफ A by B का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। इसका मतलब होता है फाइंडिंग probability of A when probability of B has already given, ये पहला पार्ट है, ठीक। और फिर इसी में हमारे पास P ऑफ B by A का मतलब क्या होता है, देखिए, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ B when probability of A has already given, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मतलब होता है। तो जब यहाँ पे हमारे पास ये चीज लिखे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला भी बनाया गया है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है इसका वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, P ऑफ A by B इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B, ठीक है। बट यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा, बट PB नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और दूसरा जो हमारे पास आता है P ऑफ B बाई A इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ A। बट यहाँ भी हम लोग याद रखेंगे कि P ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो यहाँ पे है डिवाइड में वही नीचे आता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखिएगा कि डिवाइड वाला पार्ट ही हमारे पास नीचे आता है, इंटरसेक्शन हमेशा हमारे पास गिवन रहेगा और हमारे पास A गिवन रहेगा। तो आप लोगों को वो देख के निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाएं इससे रिलेट करके, ठीक है, इससे रिलेट करके समझाएं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, हमको A का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि B गिवन हो। क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिखें कि family has 2 children, ठीक है, a family has 2 children, the
या फिर ठीक है, ये दिया हुआ बोला जाएगा फाइंड द कंडीशनल probability that both be boys when at least one is boy given। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एटलीस्ट वन इज बॉय बी गिवन। ठीक है, बी गिवन तो मतलब कि यहां पे देखिए हमारे पास दो कंडीशन चालू हुआ। अब एक बात बताइए कि अगर एक फैमिली है, उसका दो चिल्ड्रन है, तो दो चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकता है, दो चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकता है, ये हमें देखना है यहाँ पे। तो एक फैमिली है तो उसका दो चिल्ड्रन, ठीक है, तो दो चिल्ड्रन में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगा, देखिए टोटल आउटकम्स इज इक्वल हो जाएगा 4। 4 आउटकम्स में क्या क्या बनेगा हमारे पास, हो सकता है दोनों का दोनों बॉय, हो सकता है पहला बॉय दूसरा गर्ल, हो सकता है पहला गर्ल दूसरा बॉय, और हो सकता है हमारे पास दोनों का दोनों गर्ल। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन के हिसाब से आइए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बी बॉय, लिखेंगे यहाँ पे लेट द बोथ बी बॉय ए। ठीक है, और फिर यहां पे एटलीस्ट वन एंड एटलीस्ट वन इज बॉय बी बी मान लिए। ठीक है ना, बोथ भी बॉय के लिए भी मान लिए और एटलीस्ट वन को भी बॉय मान लिए। ठीक है, एटलीस्ट वन को भी मान लिए। अब देखो हमारे पास बोथ भी बॉय में कितना आ रहा है, एक ही ऐसा कंडीशन है, यानी ए के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस बना बी बी। ठीक है, यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया P of A equals to 1/4। बी के लिए अभी हमारे पास सैंपल स्पेस मिलेगा एटलीस्ट वन बॉय, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है एक और एक से ज्यादा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे दो में है, GB और BG में। ठीक है, और एक BB हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपने पास मिल गया है 3/4। ठीक है, ये हो गया। अब अपने लोग को देखिए यहाँ पे कर देते हैं इसको, दोनों में कॉमन भी दिख रहा है, देखिए ध्यान से A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन है B और B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी अपने पास गिवन मिल गया 1/4। अब उसके बाद से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बी बॉय को माने थे A, यानी A के रिस्पेक्ट में B का, ठीक है, B के रिस्पेक्ट में A का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of B, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/4 बाय 3/4, 4 गया, यानी कि 1/3 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी कुछ फॉर्मूलाज है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर देते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके। देखिए यहां से मिटा रहे हैं, फॉर्मूला क्या क्या है हमारे पास, देखिए इसमें स्टार्टिंग का दो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि P A by B अगर दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है P of A इंटरसेक्शन B by PB, बट PB नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला जो है P of B by A, सेम कंटिन्यू कर दीजिए ऊपर वाला P of A। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है P of A कॉम्प्लीमेंट बाई B अगर दे दिया तो इसको हम लिखेंगे P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B बाई PB।
और इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला ऐसे करके दे दिया P ऑफ A बाई B कॉम्प्लीमेंट, तो सेम P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बाई P B कॉम्प्लीमेंट, और इसी को हम लोग लिखेंगे P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस P ऑफ B। और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास इसी में P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट बाई B कॉम्प्लीमेंट। अगर ये दे दिया दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखेंगे P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बाई P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, और इसे ही हम लोग लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B डिवाइडेड बाई 1 माइनस P। तो ये हमारे पास था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जिसके ऊपर डिस्कस किया हम लोग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा इससे आगे का टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड देन फिर उसके बाद बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड देन बात करेंगे इसमें बेस थ्योरम के ऊपर। तो मल्टीप्लिकेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में, और साथ ही साथ मतलब थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट का टॉपिक है। थर्ड पार्ट में हम लोग इन 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ थर्ड पार्ट के में ही हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और साथ ही साथ आपको हम थोड़ा समझाएंगे इसमें ही कॉम्बिनेशन का पार्ट जो कि प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए इसी में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि हमारा कॉम्बिनेशन तो खुद का एक चैप्टर ही है प्रोबेबिलिटी में, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन तो हमारा एक चैप्टर ही है, फिर हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा पार्ट यूज होता है। जब भी हम लोग एक से ज्यादा चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने जाते हैं तो वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये जो वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन, मतलब किसी भी चीज को सेलेक्ट करना इज नोन एज कॉम्बिनेशन, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए, बी, सी और डी 4 अल्फाबेट दिए, हम बोले 2 को इसमें से सेलेक्ट करना है एक साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? ए बी, ए सी, ए डी, ये हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है और सी डी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। पर यही अगर हम लोग परम्यूटेशन में बात करते हैं तो परम्यूटेशन में इससे और भी बनता है, मतलब कि बी ए सी और भी बनाए जा सकते थे, मतलब कि सबका रिवर्स भी बनता है। तो यही हमारे पास होता है सिलेक्शन का मतलब कि किसी भी चीज को एक बार सेलेक्ट कर लिए तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, चाहे वो अपोजिट ही क्यों ना हो। तो ये हुआ हमारे पास सिलेक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल सी। कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और लिखते कैसे हैं देखिए, NCR, ये लिखने का वे है इसका। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। NCR का फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर n, r बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब n, r हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और यहाँ पे एक और बात याद रखना चाहिए नोट बोल के कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, ठीक है ना। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है n से। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड आया, ये जो वर्ड, इसे क्या बोलते हैं? इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल।
बाइनोमियल में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या होता है फैक्टोरियल। मतलब किसी भी नंबर या अल्फाबेट के सामने ये जो वर्ड, ठीक है, ये जो हमारे पास सिंबल दिया हुआ है ये लगा रहेगा, तो वो क्या करता है उस नंबर या अल्फाबेट को इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। जैसे 6 फैक्टोरियल का एग्जांपल दिए थे, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में कैसे करके हमारे पास कॉम्बिनेशन यूज होता है समझिएगा थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी में जो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अ बैग कंटेनिंग 3 white and 6 black balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability of getting all are white, ठीक है, all are white। या 2 बॉल्स से जब 3 बॉल्स कर दो, यहाँ पे 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देखिए एक सिंपल सा बात बताइए, एक बैग में हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे एक छोटा सा बैग ड्रॉ कर लें, मान लीजिए बैग, ठीक है, इस बैग में 3 वाइट और 6 ब्लैक बॉल है, यानी कि टोटल बॉल कितना हो गया, टोटल बॉल हो गया हमारे पास 9, ठीक है। अब हम बोले कि 9 में से 3 बॉल निकालना है, तो आप कौन सा 3 बॉल निकालिएगा, कुछ पता नहीं है, तो ये 9 में से 3 बॉल निकालने का जो हमारे पास कंडीशन बना, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मतलब इसे हम लोग एक बार में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमारे क्लास में 4 बच्चा है, ठीक है, ABCD नाम का, ठीक है, हमको इसमें से 2 को निकालना है, तो हम किसको निकाल सकते हैं, या तो हो सकता है AB को निकाल दे, AC को निकाल दे, AD को निकाल सकते हैं, ठीक है, BC को निकाल सकते हैं, BD को निकाल सकते हैं और CD को भी निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी एक को निकालेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 मेथड से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं किसी भी 2 जन को। इसी को ही अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में बात करें तो डायरेक्टली लिखेंगे 4C2, 1 2 3 4 अल्फाबेट है, 2 जन को निकालना है, यानी कि 4C2, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 3 2 और 1 डिवाइडेड बाई 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही होगा, यानी 2 × 1 और यहाँ पे 2 × 1, 2 दूना 4, ठीक है, कट गया, यानी 6 वेज। थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 तरीका। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 9 जन में से, मतलब 9 डिफरेंट बॉल्स में से हमें क्या करना है, 3 बॉल को निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे 3 balls are drawn at random, ठीक है, is 9C3 ways, ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, यानी 9C3 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 5 6 तक ही जाते हैं, डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 3 को शिफ्ट कर दीजिए, 3 2 1 कट गया, 3 दूना 6, 3 से हमारे पास 3 बार में, 4 बार में 2 से, यानी कि 12 12 इंटू 7 84 टाइम्स में हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब 84 डिफरेंट वेज में हम लोग यहाँ से 3 बॉल को निकाल सकते हैं 9 में से, ठीक है। मतलब समझिए 84 टाइम्स आप लिख पाइएगा नॉर्मली, तो ये दिक्कत होता है। अब डायरेक्टली निकलना है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आर वाइट। ऑल आर वाइट मतलब तीनों का तीनों बॉल वाइट निकलेगा, ठीक है, यानी कि या ऑल आर ब्लैक कर देते हैं, चलिए ऑल आर ब्लैक, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑल आर ब्लैक मतलब कि टोटल का तीनों 6 में से निकलेगा, यानी 6 से 3, 6 ब्लैक था, यानी 6 से 3 डिवाइडेड बाय 84। 6 से 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना निकलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से 3 माइनस करें 3 और यहाँ पे भी 3, 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 3 into 2 into 1 कट गया और 6 6 कट गया, यानी कि 20 आ रहा, यानी कि 20/84, जिसका आंसर हमारे पास हो जा रहा है 20, यानी कि 5 बार में 4 से और 21 बार में, यानी कि 5/21 इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी दिया जाएगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी जो दिया जाएगा वो इसी पैटर्न से रहेगा, इसी तरह से रहेगा, बस खाली डेटाबेस बदलते रहेगा। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन रूल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो आप लोग इससे भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट पार्ट के बाद हम लोग एक और पार्ट में डिस्कस करेंगे पूरे प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इस पार्ट में इतना ही, थैंक यू।